प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने नए लेसन की शुरुआत की थी। अपन 12वें लेसन का अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मैन नेचुरल रिसोर्स। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने 12वें चैप्टर का पार्ट फर्स्ट में ये अध्ययन किया था कि संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। लास्ट बिंदु अपन ने यहाँ पर खत्म किया था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें हम बार बार से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं की प्राप्ति पुनः की जा सकती है वो आपके नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और वे वस्तुएं जिनकी पूर्ति बार बार नहीं की जा सकती, अर्थात जिनके भंडार अगर एक बार समाप्त हो गए तो बनने में कई लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, तो ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय के अंदर आपके जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। अब प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है सीधा सीधा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण क्यों करना चाहिए। यहाँ से सीधा बोर्ड के अंदर यहाँ से प्रश्न बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आज हमें वो क्या परिस्थितियां आ गई, वो क्या हालात बने कि आज हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ी, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं क्या थी? सीमित। प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं क्या थी? सीमित थी। अर्थात जो आदिवासी जो मनुष्य थे वो पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर करते थे? प्रकृति पर निर्भर करते थे। तो प्रारंभ में मानव की आवश्यकताएं सीमित थी और मानव पूर्णतः किस पर निर्भर करता था? प्रकृति पर निर्भर करता था, अर्थात प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का ही विदोहन करता था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे जनसंख्या के अंदर क्या होने लग गई? वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि हुई तो मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित नहीं रह गई, तो मनुष्य की आवश्यकताएं भी क्या हो गई? बढ़ गई। अब जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी तो मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ कर दिया, जिससे प्यारे विद्यार्थियों प्राकृतिक संसाधनों में क्या आने लग गई? कमी आने लगी। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई और इन आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से विदोहन करना क्या कर दिया? प्रारंभ। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो वस्त्र ले लो, चाहे भोजन ले लो, चाहे आवास ले लो, तो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनमें भी क्या होने लगी? वृद्धि होने लग गई और मानव ने इन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध तरीके से क्या किया? दोहन किया। और आज हमारे सामने प्राकृतिक संसाधन ये बहुत कम हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगी। अतः हमें अभी से ही सचेत और जागरूक होकर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बढ़ता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए? तो आप बताओगे, प्राचीन काल के अंदर मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, प्रारंभ में जनसंख्या घनत्व भी कम था और मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, मनुष्य की आवश्यकताएं अत्यंत बढ़ गई और मनुष्य ने सीधे प्राकृतिक संसाधनों का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया, चाहे वस्त्र, भोजन, आवास या फिर खनन कार्य को लेकर देख लो। क्योंकि धीरे धीरे प्रौद्योगिकी, तकनीकी, विज्ञान के क्षेत्र में भी विकास हुआ और मनुष्य ने अपने विकास के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करना प्रारंभ कर दिया और ये प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे कम होते चले गए। और आज हमारे सामने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा उठा है
और प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है कि प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अगर प्राकृतिक संसाधन यदि इस धरा पे से, इस भूमि पे से समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो अतः हमें आने वाली पीढ़ी के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने ये पॉइंट देखा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण क्यों करना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न यहां से और बढ़ता है कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण से क्या तात्पर्य है। अब आपका एक पॉइंट यहां से ये बढ़ता है कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग और संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस टॉपिक में ध्यान से देखो। एक तो न्याय संगत मतलब सभी को प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति हो। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का क्या भी किया जाए, संरक्षण भी किया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध तरीके से, न्याय संगत रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्या बोला मैंने कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो आप क्या कहोगे कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से, न्याय संगत रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से हमें इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे इन प्राकृतिक संसाधनों का समय रहते संरक्षण किया जा सके और भविष्य के लिए इनको बचा कर रखा जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध, न्याय संगत और विवेकपूर्ण उपयोग ही, बताओ क्या कहलाता है, संसाधनों का न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें किसी भी प्राकृतिक संपदा का उपयोग एक योजनाबद्ध तरीके से, न्याय संगत रूप से, इसके अलावा विवेकपूर्ण तरीके से अगर अपन किसी भी प्राकृतिक संपदा का उपयोग करेंगे तो उसका उपयोग हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी करेगी और हम उसको भविष्य के लिए बचाकर भी रखेंगे। ऐसा उपयोग ही बताओ क्या कहलाता है, योजना आपका न्याय संगत उपयोग और संरक्षण कहलाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अपन उनके अंदर भाई साहब कंजूसी करना शुरू कर दें, या फिर अपन क्या करें, उनका उपयोग ही न करें और उनको भविष्य के लिए बचा के रखें। भविष्य के लिए वर्तमान में हमें उनकी आवश्यकता है, लेकिन हम उपयोग नहीं करें। भविष्य के लिए साहब नहीं, अब तो उपयोग नहीं करेंगे, अब तो आने वाली पीढ़ी यही उपयोग करेंगे, या फिर उनके उपयोग में क्या बरतना शुरू कर दे, कंजूसी। इसे हम न्याय संगत पूर्ण तरीके से उपयोग और संरक्षण नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्राकृतिक संपदा को उपयोग मत करिए, लेकिन एक विवेकपूर्ण तरीके से करिए, एक न्यायोचित तरीके से करिए और एक योजनाबद्ध तरीके से करिए, ताकि हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग और संरक्षण से क्या तात्पर्य है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस चैप्टर के अंदर किन किन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है, अब हमें इस चैप्टर में किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है। सबसे पहले पढ़ेंगे वन संरक्षण, वनों का संरक्षण और प्रबंधन करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे वन्य जीव संरक्षण। इसके बाद थर्ड नंबर में अपन अध्ययन करेंगे जल संरक्षण। ये सभी प्यारे विद्यार्थियों प्राकृतिक संपदाएं हैं। नंबर 4 कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके मन में विचार आ रहा हो, भाई हम इस पार्ट में पढ़ना क्या है। हमने संसाधन का अर्थ जान लिया, संसाधन के प्रकार पढ़ लिए, संसाधनों का हमें प्रबंधन और संरक्षण क्यों करना चाहिए और संसाधनों का न्याय संगत उपयोग और संरक्षण क्या है। अब प्रश्न ये बनता है कि आगे हम कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे वनों के बारे में। वन क्या होते हैं, आज वन नष्ट क्यों हो रहे हैं, अगर वन नष्ट होंगे तो इनका क्या परिणाम मिलेगा, क्या दुष्परिणाम होगा, और वनों को बचाने के लिए हम क्या उपाय करेंगे। इसके बाद अपन वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। वन्य जीव क्या होते हैं, आज वन्य जीव विलुप्त क्यों हो रहे हैं, और वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण हैं, कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद ऐसे ही जल के बारे में पढ़ेंगे। जल क्या है, जल का संकट क्यों आ रहा है, जल के संरक्षण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, और अंत में पढ़ेंगे कोयला एवं पेट्रोलियम, जो कि वर्तमान में ईंधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। कोयला का निर्माण कैसे हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। आज कोयला और पेट्रोलियम ये ऐसे संसाधन है जो तीव्र गति से कम होते जा रहे हैं, वो क्या रीजन है, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधनों में अपन को किन का अध्ययन करना है, वन, वन्यजीव, जल, कोयला एवं क्या, पेट्रोलियम। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे आज वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया वन संरक्षण। अब प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक में कुछ भी नहीं है, केवल कुछ बातों को ध्यान से समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, वनों के बारे में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं वनों की। तो वन के बारे में हम सब परिचित हैं, कोई अनजान नहीं है। आज हम वन पहली बार नहीं पढ़ रहे, वनों के बारे में हमने काफी अध्ययन किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वन जो है पृथ्वी की एक ऐसी संपदा है, प्राकृतिक संपदा है। यह हमें अच्छे से पता है कि वन जो है पृथ्वी पर एक ऐसी संपदा है, प्राकृतिक संपदा है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, वन होते हैं ये जल चक्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो वन होते हैं ये आर्द्रता को बनाए रखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वन जो होते हैं ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोककर उपजाऊ मिट्टी की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, वन जो होते हैं ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं और साथ ही साथ पारिस्थितिकी संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, वनों में ही सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब हो गया जीव जंतु और पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां। तो जितने ज्यादा वन होंगे उन वनों में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। पूछे कि वन क्या है, तो वन हमारी पृथ्वी की एक प्राकृतिक संपदा है। वन हमारे जल चक्र को बनाने में सहायक है। वन आर्द्रता, वन वायुमंडल में आर्द्रता लाते। इसके अलावा वर्षा को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके अलावा नमी बनाए रखते हैं। वन मिट्टी के कटाव को रोककर उपजाऊ मिट्टी की सुरक्षा करते हैं। वन पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं और वन जैव विविधता को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आज वर्तमान के अंदर वनों से प्राप्त लकड़ियां जो होती हैं, जो लकड़ियां हैं, इनकी कीमतों या मूल्यों के अंदर क्या हो गई है, वृद्धि। वनों से प्राप्त जो इमारती लकड़ियां होती है अत्यंत महंगी होती है। तो वर्तमान में जो लकड़ियों की कीमतों के अंदर क्या हो जाने से, वृद्धि हो जाने से आज अंधाधुंध वनों को काटा जा रहा है, वनों को नष्ट किया जा रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर सूखा पड़ रहा है। इसके अलावा जल के बहाव में तेजी आ रही है, जिससे नदियों का पानी उफान मार रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लकड़ियों के दामों में वृद्धि होने से आज कई लोग लकड़ियों का व्यापार करने के उद्देश्य से आज वनों को तीव्र गति से नष्ट करते हुए जा रहे हैं। भारत के अंदर 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र के अंदर वन पाए जाते हैं। भारत के 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय वनों की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि इन वनों के अंदर जैव विविधता, उष्णकटिबंधीय वनों में
जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो कौन से वनों के अंदर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत अब वर्तमान में जो वन नीति है, पहले प्रारंभ में भारत में पूरी पृथ्वी पर 70% भूभाग वनों से आच्छादित था। प्रारंभ में 70% भूभाग वनों से आच्छादित था, लेकिन वर्तमान में केवल 16-17% भूभाग ही वनों से आच्छादित है। लेकिन वन नीति के अनुसार लगभग 33% भूभाग पर तो वन होने ही चाहिए। तो आज हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारे को तय करना है कि वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। लेकिन आज इससे भी घटकर कितने रह गए? 16 से 17% भूभाग पर क्या रह गए? वन रह गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब ये है कि आज क्या किया जा रहा है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को क्या किया जा रहा है? नष्ट किया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जो वन होते हैं, वन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। वन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं क्योंकि वनों से हमें अत्यंत महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन कौन से होते हैं? तो वनों से हमें जलाऊ लकड़ियाँ, इसके अलावा गोंद, रबर, रेजिन, इसके अलावा फर्नीचर की लकड़ियाँ, इसके अलावा औषधि, बीज, इमारती काष्ठ, ये सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं? वनों से। तो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में जलाऊ लकड़ियाँ, गोंद, रबर, रेजिन, फर्नीचर, औषधि, बीज आदि सभी हमें वनों से प्राप्त होती हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय में मानव ने क्या किया है? वनोन्मूलन किया है। क्यों वनोन्मूलन किया है? क्योंकि मनुष्य ने कृषि और अपने आवास के लिए वनों को काटकर, बताओ, जो भूमि जो निकाल रहा है, मनुष्य वनों को काटकर अपने आवास और कृषि के लिए क्या निकाल रहा है? भूमि निकाल रहा है, जिसके कारण वनों के अंदर बहुत तीव्र गति से क्या आई है? कमी आई है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा मनुष्य ने क्या किया है? मनुष्य ने पशुपालन, इसके अलावा निर्माण क्षेत्र के अंदर, इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर लकड़ियों का क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। मानव पशुपालन, निर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यंत मात्रा में लकड़ियों का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण वनों की संख्या में तीव्र गति से क्या आई है? कमी आई है। तो आज वनोन्मूलन का प्रमुख कारण क्या हो गया? पशुपालन, निर्माण उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, इसके अलावा कृषि और आवास के लिए भूमि निकालना, ये सभी वनोन्मूलन के क्या हो गए? कारण हो गए। अब प्यारे विद्यार्थियों, उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है, 1.3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र तीव्र गति से क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। तो भारत में 1.3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र तीव्र गति से क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। उनका कारण क्या है? क्योंकि पशुपालन, निर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इसके अलावा कृषि, आवास के लिए भूमि निकालना, इनके कारण भारत में तीव्र गति से वन क्षेत्र क्या होता जा रहा है? नष्ट होता जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, वनों के नष्ट होने का या वनोन्मूलन का एक प्रमुख कारण माना गया है झूम कृषि कह दो या इसको आप बोल दो झूम खेती बात एक ही है। अब यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड के अंदर बन भी चुका है। बोर्ड के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि झूम कृषि क्या है, या यूं पूछ सकता है कि झूम कृषि वनोन्मूलन में किस प्रकार से सहायक है। लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, झूम कृषि क्या होती है? ध्यान से समझिए इधर। झूम कृषि क्या होती है? झूम कृषि किसी विशेष क्षेत्र के अंदर वहाँ की वनस्पतियों को जलाकर क्या कर दिया जाता है? राख कर दिया जाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पतियों को जलाकर क्या कर दिया जाता है? राख कर दिया जाता है, जिससे उस क्षेत्र विशेष की भूमि की उर्वरता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है।
जिससे 2-3 फसलों की अच्छी वृद्धि होती है, 2-3 फसलों की पैदावार तो बढ़िया हो जाती है। इसके बाद जब उर्वरता में कमी आती है तो अन्य दूसरी जगह जाकर फिर ये विधि या पद्धति अपनाई जाती है। फिर उसी तरीके से किसी जंगल को जलाकर नष्ट कर देंगे, फिर वहां पर जो उससे राख बनेगी, उससे मिट्टी उपजाऊ होगी और फिर वहां पे वो कृषि की जाएगी। तो ऐसी कृषि कहलाती है झूम खेती। अब परीक्षा में प्रश्न पूछे कि झूम खेती क्या है, तो आप क्या बताओगे कि इस प्रकार की कृषि में किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर नष्ट किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की उर्वरता में, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, जिससे 2-3 फसलों की पैदावार में तो अच्छी वृद्धि होती है, और जब पैदावार में कमी आती है तो अन्य क्षेत्रों में फिर से ये पद्धति अपनाई जाती है। अब भारत के किन राज्यों के अंदर झूम कृषि या झूम खेती की जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जैसे आसाम, मणिपुर, इसके अलावा नागालैंड, इसके अलावा आपके उत्तरांचल, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, उत्तरांचल, इसके अलावा यहाँ पे आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, उत्तरांचल हो गया, मेघालय आदि राज्यों के अंदर बताओ कौन सी कृषि की जाती है? झूम कृषि या झूम पद्धति से कृषि की जाती है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे आसाम, मणिपुर, नागालैंड, उत्तरांचल, मेघालय आदि राज्यों के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है और उर्वरता में वृद्धि होने से वहां पर कृषि की जाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से झूम खेती करने से भी काफी मात्रा में वनस्पति के जलने से वनों के अंदर क्या आई है? कमी आई है। अब वनोन्मूलन के हमें क्या देखने को मिले हैं? तो इसके दुष्परिणाम भी हमारे को देखने को मिले हैं। तो आज भारत के अंदर जिस तरीके से वनोन्मूलन या वनों को नष्ट किया जा रहा है, तो वनोन्मूलन के अनेक दुष्परिणाम भी हमारे को देखने को मिले हैं। जैसे आर्द्रता में कमी, आर्द्रता या कह दो नमी के अंदर क्या कमी आना। इसके अलावा मरुस्थलीकरण में वृद्धि। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, वन्य जीवन का विनाश, अर्थात वन में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या विनाश, तो वन्य जीवन का क्या विनाश। इसके अलावा प्रदूषण में वृद्धि। इसके अलावा उपजाऊ मिट्टी का कटाव। तो प्यारे विद्यार्थी पूछे कि वनोन्मूलन की क्या दुष्परिणाम है? तो इससे आर्द्रता और नमी में कमी आई है, वनों के कटने से मरुस्थलीकरण में वृद्धि हुई है, वन्य जीवन का विनाश हुआ है, प्रदूषण में वृद्धि हुई है। इसके अलावा उपजाऊ मिट्टी का क्या हुआ है? कटाव होने से इसके जो पैदावार है उसके अंदर भी क्या आई है? कमी आई है। अब प्रश्न ये होता है कि वनोन्मूलन को कम करने के लिए या वनोन्मूलन को बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अर्थात वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से बोर्ड के अंदर परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि वनों को नष्ट होने से या वनों को बचाने के लिए किए गए कोई 2 या 3 या 4 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय, वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए पहला उपाय, वनों के नष्ट होने और वृक्षारोपण की दरों का अनुपात निश्चित होना चाहिए। भाई एक तो आप चलो मान लीजिए आप वनों को नष्ट कर रहे हो, वनों को काट रहे हो, लेकिन उसकी जगह आप क्या करो? वृक्षारोपण भी करते रहो, तो इससे दोनों का अनुपात क्या रहेगा? बराबर। तो वनों के नष्ट होने तथा वृक्षारोपण का अनुपात समान होना चाहिए। नंबर 2, जो जंगल में जो वृक्ष है, जो जंगल में जो वन है, उनकी आग से क्या करनी चाहिए? सुरक्षा। इसके लिए हमें अग्निपथ और निरीक्षण गृह बनाने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला, वृक्षों के नष्ट होने वृक्षारोपण की दरों का अनुपात संतुलित होना चाहिए। दूसरा, वनों की आग से सुरक्षा के लिए हमें जंगलों में अग्निपथ और निरीक्षण गृह बनाने चाहिए। नंबर 3,
वनों की रोगकारक एवं हानिकारक, वनों की रोगकारक एवं हानिकारक कीटों से दवा छिड़ककर सुरक्षा करनी चाहिए। अगर वनों को या पेड़ पौधों को कोई रोग लग गया है तो कोई भी रोगकारक या हानिकारक दवा छिड़ककर कीटों से इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। नंबर 4, कोई भी बहुउद्देशीय यदि परियोजना बने, कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या हो गया, जैसे सड़क, कोई रेल लाइन, मतलब जो भी सार्वजनिक काम, कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना में हमें वन्य विनाश को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात कोई भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में वनों का कम से कम नुकसान होना चाहिए। नंबर 5, वनों को बचाने के लिए कौन सी खेती पर, झूम खेती पर क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। झूम खेती पर क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए और वनोन्मूलन को भी रोकना चाहिए। नंबर 6, वनों के बचाव के लिए हमें कठोर नियम, सरकार को कठोर नियम बनाने चाहिए और इनकी अनुपालना की जानी चाहिए ताकि लोग वनों की कटाई न कर सके। नंबर 7, वनों के बचाव के लिए जन जागृति जैसे कार्यक्रम भी चलाने चाहिए। जैसे चिपको आंदोलन है, इसी की देन है चिपको आंदोलन, जो वनों को बचाने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास था। तो जन जागृति के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को या स्वयंसेवी संस्था, इसके लिए सरकारी गैर सरकारी संगठन, स्वयं से सभी को आगे आना चाहिए। तो जन जागृति कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जागृत करना चाहिए और वनों के महत्व को समझाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी उपाय करके हम वनों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। और नंबर 1 बात और आपको ध्यान है, वनों को बचाव के लिए सामाजिक वानिकी को, वनों के बचाव के लिए सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये सामाजिक वानिकी अब अपन नेक्स्ट बिंदु के रूप में पढ़ेंगे कि क्या होती है, क्योंकि सामाजिक वानिकी के अंदर पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिससे पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है और पेड़ पौधों से मिलने वाले लाभ से आम आदमी को भी इससे क्या होता है, लाभ होता है। तो हमें पेड़ पौधों को बचाने के लिए, वनों के संरक्षण के लिए वनों के नष्ट होने, वृक्षारोपण का अनुपात समान करना चाहिए, इनकी आग से सुरक्षा करनी चाहिए, रोगकारक हानिकारक कीटों से दवा छिड़ककर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के समय वनों के विनाश को ध्यान रखना चाहिए, इनकी झूम खेती वनोन्मूलन से सुरक्षा की जानी चाहिए, कठोर नियम बनाकर इनकी अनुपालना करनी चाहिए, जन जागृति के द्वारा लोगों को वनों का महत्व समझाना चाहिए और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पहले पॉइंट पे वन संरक्षण पढ़ा, अब इसका एक छोटा सा बिंदु रह गया जिसका नाम है सामाजिक वानिकी। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके बाद अपन पढ़ेंगे फिर वन्य जीव संरक्षण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।